देखना, excess pressure inside water droplet and soap bubble. पहले बात करेंगे वाटर ड्रॉपलेट की। लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट का शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, एंड दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर मिनिमम एनर्जी रखने की कोशिश करेगा, तो मैंने तुमको एक बताया था टर्म सरफेस एनर्जी, याद है? कुछ होता है सरफेस एनर्जी, क्या? चेंज इन एरिया। हाँ ठीक है, चल। तो सरफेस एनर्जी छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है उसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। तो सबसे छोटा जो एरिया होता है ना, जैसे कोई भी 3D फिगर है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब का और क्यूबॉइड है, और तुम्हारे पास और एक स्फीयर है, डायमेंशन अगर सेम है, जैसे क्यूब है उसका जो साइड है वो ए है, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा सरफेस एरिया का होगा वो होगा स्फीयर। जैसे मैथ में पढ़े भी होगे कि सरफेस एरिया जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका छोटा होता है, ठीक है। स्क्वायर में और सर्किल में सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका होगा, अगर रेडियस और लेंथ इक्वल हो तो? किसका? सर्कल का छोटा होगा, होगा ना। तो वैसे 2D फिगर में होता है, 3D फिगर में एग्जैक्ट सेम होता है। कोई भी स्फेरिकल फिगर है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है छोटा होता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट का जो फॉर्म होता है या जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अब इस ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर प्रेशर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये एटमॉस्फेयर में है, बाहर का जो प्रेशर होगा कितना होगा, पी नॉट या फिर पी एटीएम। एटमॉस्फेयर में अगर उसको रखोगे, एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा होगा इस पे कितना होगा, पी एटीएम के बराबर होगा। इंटरनल प्रेशर कितना है, पी। इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या फिर हमें कैलकुलेट करना है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर इनसाइड बबल या फिर प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट माइनस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालोगे, या पहले एक्सेस प्रेशर लिखोगे, एक्सेस प्रेशर होगा, लिखो, इज इक्वल टू, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो, पी माइनस, पी टोटल प्रेशर है, माइनस पी नॉट। तो अगर पी कैलकुलेट कर लो, पी कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से पी नॉट घटा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, डेल्टा पी आ जाएगा। तो पी कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में, जो भी बबल था या जो भी ड्रॉप हमने अभी लिया है ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है, इसको 2 पार्ट में काटो या 3 पार्ट में काटो, जो भी सिस्टम हो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी नेट फोर्स उस पर 0 ही रहेगा। तो ये बबल था या ड्रॉपलेट था, इसको हमने 2 पार्ट में काटा। 2 पार्ट में इसको काटोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। डायग्राम ड्रॉ करो। अगर 2 पार्ट में इसको काटेंगे तो ये हेमीस्फेयर बन जाएगा, इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर।
तो ये जो भी तुमने हेमिस्फेयर काटा है, इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा, लिखना टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस हेमिस्फेयर इज बैलेंस्ड। जो भी इस पे टोटल फोर्स लग रहा है या जो नेट फोर्स लग रहा है इस हेमिस्फेयर पे, वो बैलेंस्ड है। प्रकाश से पानी दीजिए। ठीक है, अब इस पे चेक करेंगे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स लग रहा है अगर वो तुमने कैलकुलेट कर लिया तो जो प्रेशर होगा वो आ जाएगा। देखते हैं इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस पे जो फोर्स लगेगा, सबसे पहला फोर्स ये जो सरफेस एरिया है इस पे लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि जो आउटर पोर्शन है ना, ये जो तुमने काटा है, ये एयर को एक्सपोज्ड है। तो जहां भी दो लेयर आता है, एक एक एयर है, फिर उसके बाद अगर जंप करोगे तो लिक्विड आ जाएगा। तो जहां भी मीडियम चेंज होता है ना, वहां पे सरफेस टेंशन आता है। सरफेस के चलते यहाँ पे एक सरफेस बन रहा है, ड्रॉप पे एक सरफेस बन रहा है, उस सरफेस पे सरफेस टेंशन लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स आता है उसकी वैल्यू होती है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और लेंथ कितने लेंथ पे लगेगा, 2πr पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको इसको ऐसे टेढ़ा करके देखोगे तो तुमको सर्कल दिखेगा। अगर इसको टेढ़ा करके देखोगे तो ये जो प्लेनर सरफेस है ये सर्कल की तरह दिखेगा, और इस पे इस तरीके से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू होगी T इंटू 2πr। ठीक, ये जो फोर्स आया ये आया सरफेस टेंशन के चलते। दूसरा फोर्स आएगा प्रेशर के चलते। प्रेशर बाहर से भी लग रहा है, ये जो सरफेस था इस पे बाहर से प्रेशर लग रहा है पी नॉट, उसके चलते फोर्स आएगा एफ नॉट। ठीक है, और इधर से प्रेशर लग रहा था, इधर से प्रेशर कितना लग रहा था पी, उसके चलते फोर्स आएगा एफ। तो जो भी फोर्स है ये ए, ये सॉरी ये एफ, ये एफ नॉट और ये टी इंटू 2πr, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर इज बैलेंस। टोटल फोर्स बैलेंस है तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो फिर मोशन में होगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो नहीं रहा, बबल का फॉर्मेशन हुआ या जो भी ड्रॉपलेट है उसका फॉर्मेशन हुआ, तो टोटल फोर्स उस पर 0 लग रहा होगा किसी भी पोर्शन को काटोगे। तो यहाँ जो नेट फोर्स है एफ नेट, एफ नेट होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव दे रहे हैं, इस तरफ जो लग रहा है, तो टी इंटू 2πr प्लस एफ नॉट माइनस एफ। ठीक है, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ये 0 के बराबर होनी चाहिए। सो टी इंटू 2πr प्लस एफ नॉट इज इक्वल टू एफ। ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर है, फिर इसको 0 इक्वेट करके इधर लिख सकते हो, एफ नॉट के बराबर होगा। या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू टी इंटू 2πr। ठीक है, अब एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी। एफ की वैल्यू होती है, एफ का वैल्यू होगा अगर इधर से प्रेशर पी लग रहा है, जो भी स्फीयर बनाए थे स्फीयर में प्रेशर पी लग रहा था, तो प्रेशर पी जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है उस पर परपेंडिकुलर एरिया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके इनसाइड का जो प्रेशर है पी है और इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है πr²। तो एफ की जगह रिप्लेस कर सकते हो पी इंटू πr²। सिमिलरली एफ नॉट को रिप्लेस कर सकते हो, एफ नॉट ये है, बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है पी नॉट, तो एफ नॉट निकालने के लिए जो प्रेशर का पे परपेंडिकुलर एरिया होगा वो कैलकुलेट करेंगे, तो परपेंडिकुलर एरिया अगेन यही होगा, तो इसको लिख सकते हो पी नॉट इंटू πr², ये बराबर होगा 2t πr। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t/r। और ये जो P माइनस पी नॉट था यही डेल्टा P था, ये होगा 2t/r, इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। लिख लो
तो अगर किसी भी ड्रॉपलेट के चलते एक्सेस प्रेशर निकालना है कि उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, तो फॉर्मूला होगा 2T/r, वेयर T इज सरफेस टेंशन और R जो है वो रेडियस है। अब लिखोगे सोप बबल के लिए देखो सोप बबल के केस में क्या होता है, ये एक थिन फिल्म होता है, इधर एयर, अंदर भी एयर, और ये सोप फिल्म। ठीक है, देखो इसमें डिफरेंस क्या है ड्रॉपलेट से और इसमें डिफरेंस क्या है। ड्रॉपलेट में क्या होता था, इधर एयर होता था और इधर वाटर होता था। जब भी ड्रॉपलेट का केस देखोगे ना, तो ड्रॉपलेट में क्या होगा, बाहर की तरफ एयर है, फिर जैसे इंटरफेस जंप किए वाटर मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ एयर आएगा, फिर सोप फिल्म, फिर एयर आएगा। तो एक्चुअली में जो सोप बबल होता है ना, उसका कुछ थिकनेस होता है सोप का। इधर एयर, यहाँ पे क्या होगा, ये जो थिकनेस है इसमें क्या होगा सोप, और फिर से एयर। तो यहाँ दो इंटरफेस क्रिएट होता है। दो इंटरफेस कौन सा, एक एयर सोप का बाहर की तरफ और एक एयर सोप का अंदर की तरफ। तो इस दो इंटरफेस के चलते जब हम एक इंटरफेस जंप कर रहे हैं तो एक्सेस प्रेशर 2T/r आ रहा था। यहाँ पे कितना इंटरफेस जंप कर रहे हैं, दो इंटरफेस, इसलिए जो भी एक्सेस प्रेशर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सोप बबल है, यहाँ का प्रेशर P, एक्सटर्नल प्रेशर P0। तो अगेन जो एक्सेस प्रेशर होगा उसकी वैल्यू होगी डेल्टा P टू P माइनस P0, सॉरी डेल्टा P, और डेल्टा P यह होता है 4T/r। है कि लेट? अरे अब तो सुधर जाओ, लास्ट टाइम भी लेट, अभी भी लेट। कितना टाइम लगेगा सुधरने में? 5 मिनट तो हम खुद लेट आए हैं, तुम हमसे भी लेट आ रहे हो। तो जब बबल के केस में रहेगा तो यहाँ बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि दो इंटरफेस जंप कर रहे हैं। एक इंटरफेस जंप करते हैं तो प्रेशर में जो चेंज होता है वो 2T/r के बराबर होता है। तो इधर एयर था, इधर सोप था, अगेन इधर एयर है। तो इधर से इधर जंप करोगे 2T/r, फिर इधर से इधर जंप करोगे अगेन 2T/r। तो जो एक्सेस प्रेशर का इंक्रीज होगा, जो एक्सेस प्रेशर आएगा, उसकी वैल्यू होगी 4T/r इन केस ऑफ सोप बबल। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन। जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था उसमें दो चैप्टर था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन को डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक ऑसिलेशन अलग से पढ़ते हैं, और ऑसिलेशन में भी हम एक फॉर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन का भी स्पेशल केस पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं।
सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ओसिलेशन का वन ऑफ द सिंपलेस्ट मोशन है, इसलिए इसलिए इसका नाम भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसमें लिखना a motion which repeat itself, a motion which repeat itself motion which repeat itself after a certain duration of after a certain duration is called periodic motion। कोई भी मोशन जो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कोई एग्जांपल समझते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, कितने दिन में रिपीट करता है, अर्थ अपने मोशन को कितने दिन में रिपीट करता है, 1 साल में। ठीक है, तो कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सबको दिखता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या फिर मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच। वॉच का जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, आवर हैंड या सेकंड हैंड, सबके सब क्या करते हैं, घड़ी पहने हो, रिपीट करता है। मिनट हैंड किसको बोलते हैं, हाँ, वो अपने मोशन कितने देर में रिपीट करता है, 60। हाँ, हर 60 मिनट बाद क्या होगा, फिर से घूम के वापस आएगा। तो यानी ये जो भी मोशन है वो कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, जो भी मोशन अपने आप को रिपीट करेगा उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे। अब पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है, पीरियोडिक मोशन का क्या होगा, स्पेशल टाइप है, जिसको हम ओसिलेशन बोलते हैं या ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ओसिलेशन और ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या होता है, लिखना, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ periodic motion, it is a special type of periodic motion फास्ट लिखो थोड़ा, it is a special type of periodic motion in which a moving body in which a moving body in which a moving body undergo to and fro or back and forth undergo to and fro or back and forth with respect to a given point which is known as equilibrium position or mean position, which is known as equilibrium position or mean position।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पीरियोडिक। पीरियोडिक जो भी मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक बोलेंगे। अब पीरियोडिक का भी एक स्पेशल फॉर्म होता है कि ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो या फिर बैक एंड फोर्थ हो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो या तो ऐसे भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो भी मोशन है ना, ये पहले आगे गया, फिर पीछे आया, फिर ऐसे अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इधर से इधर गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे पहुंचा। तो पीरियोडिक तो है ही है, और साथ ही साथ एक पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ कर रहा है। ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ करेगा। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी मोशन बोलेंगे। कोई एग्जांपल बताओ ओसिलेटरी मोशन का। क्या? पेंडुलम, द पेंडुलम। मूविंग। ठीक है, पेंडुलम क्या है? ओसिलेटरी मोशन है। ठीक है। या फिर एक स्प्रिंग है, इसमें एक ब्लॉक लगा हुआ है, अगर इसको धक्का देके छोड़ दोगे तो क्या होगा? अगर इसको एक बार कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा? कंप्रेस करके छोड़ दो या खींच के छोड़ दो, तो ये ऐसे मोशन करेगा। एक ऐसा मोशन है ओसिलेशन। ठीक है। अब ओसिलेशन का भी एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओसिलेशन का भी एक सिंपल केस होता है, सिंपल फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम लिखना। It is a special case of oscillatory motion. It is a simple. It is a special case of. It is a special case of oscillatory motion. Oscillatory motion in which displacement of the particle in which displacement of the particle about 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 mean position about mean position is directly proportional to restoring force, directly proportional to restoring force acting on it. ठीक है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। proportional to restoring force acting on it। थैंक यू सर। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, पता है कि ओसिलेशन हो रहा है। ओसिलेशन किसके अबाउट? मीन पॉइंट के अबाउट होगा। ठीक है। अगर तुमने इसको धक्का दिया, इधर तुमने क्या करा, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे धक्का दिया, यहाँ कहीं मूव करके चला गया। अब इसको वापस लाने के लिए इस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा। जब इसको तुमने धक्का दिया, या आगे गया, अब आगे से जाकर के फिर पीछे क्या हो रहा है? बैक कर रहा है, रिटर्न हो रहा है। रिटर्न करेगा कब? जब इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, तब तो रिटर्न करेगा। तो इस फोर्स को बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। जैसे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे थे ना, तो उसने बताया ना कि कोई भी बॉडी होता है उसके अंदर इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स के चलते क्या होता है? अपना शेप गेन करता है। सिमिलर केस एसएसएम में भी होता है कि जैसे अगर तुमने डिस्टर्ब किया और वहां पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा बॉडी अपने जहां पे पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे था, वहां पे रिटर्न है। तो जैसे ही डिस्प्लेस किया, आगे गया, लेकिन इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और अगर वो फोर्स रहेगा तो बॉडी ओसिलेट करेगा, वो फोर्स नहीं रहेगा तो बॉडी ओसिलेट नहीं करेगा। ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर है तो ओसिलेशन होगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो ओसिलेशन नहीं होगा। अब उसमें भी एक स्पेशल केस है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। आ रही बात समझ में? ओसिलेशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। आगे समझ में? तो लिखना दैट इज, नीचे लिखो दैट इज Fs is directly proportional to x
एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अभी बस मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के टर्म में भी लिखेंगे इसको, या फिर एफ एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, एफ एस है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स है डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा, बिना डायरेक्शन के गलत हो जाएगा। अभी ये बस मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे थे, जो मैग्नीट्यूड क्या सीधे बता रहा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक, अब समझते हैं वेक्टर फॉर्म में क्या हो रहा होगा। ये बॉडी का मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन पे पहले बॉडी था, इसको तुमने डिस्प्लेस करा, धक्का दिया, इधर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, मीन पोजीशन से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, आगे की तरफ, इधर राइट की तरफ हुआ। ठीक है, तो अगर इसको वापस लाना है, इसको पीछे खींचना है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड। मीन की तरफ, मतलब पीछे की तरफ। एक्स आगे की तरफ लग रहा है, अगर इसको पीछे खींच के लाना है तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए, पीछे, तब तो उसको खींचेगा ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, एफ एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अरे बात समझ में, माइनस क्यों लिख रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इसी चीज को इधर धक्का देते तो फोर्स दिस डायरेक्शन में लगता। अगर ये बॉडी हम इधर धक्का देते नेगेटिव एक्स में, तो जो फोर्स लगता है वो किधर की तरफ लगता, पॉजिटिव एक्स की तरफ लगता। इसलिए जो वेक्टर फॉर्म है उसमें कैसे लिखेंगे, एफ एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। ठीक, और अगर बॉडी का मास दिया हुआ तो इसको एक्सेलेरेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, इफ mass of body is m and at a given point its acceleration is a, then m into a is equal to minus k into x vector, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, एम ए वेक्टर प्लस के एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। मास, बॉडी का मास है, ए एक्सेलरेशन, और इसी को बोलते हैं गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम आगे जो भी प्रोसीड करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो सब का सब यही से मिलेगा, इधर से ही सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, और तुम्हें पता है, एंड इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं कि ए जो होगा, ए प्लस के बाई एम इंटू एक्स, 0 के बराबर लिख सकते हो। एम को इधर ले जाकर के डिवाइड कर दिया, एम जो भी टर्म है क्या करें, इधर ले जाकर के डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ए जो आएगा, अब इसको एक और टर्म में लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स 0, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। ये यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन,
के बाई एम की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर के बाई एम। और इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये एस एच एम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और ब्रैकेट में एक टर्म ऐसे लिख लो, लीनियर एस एच एम। ये लीनियर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और ओमेगा को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। ठीक है। कोई भी ओसिलेटरी मोशन होता है उसका टाइम पीरियड होता है, अभी बताएंगे टाइम पीरियड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर लिखना, या फ्रीक्वेंसी के सामने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगर टाइम पीरियड निकालोगे टी, टी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। लिखना टाइम पीरियड में, लिखना द टाइम ड्यूरेशन, time duration after which, time duration after which a periodic motion, time duration after which a periodic motion periodic motion repeat itself, repeat itself, repeat itself is called time period, is called time period। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें, जिसके बाद क्या होगा, मोशन रिपीट करने लगा एक अपने आप को। ठीक है। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है, देखना, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट, time taken to complete one cycle, time taken to complete one cycle of a periodic motion, time taken to complete one cycle of a periodic motion is called time period, is called time period। हो गया। एग्जांपल में लिख दो, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, time period of rotation of earth about its own axis, time period of rotation of earth about its own axis, its own axis कितना होता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा, इसलिए 24 आवर को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। वैसे अगर रिवोल्यूशन की बात करोगे तो रिवोल्यूशन कितने दिन में करता है, 260, हाँ 360, हाँ 360 क्या 6। चलो, तो ये टाइम पीरियड है। अब नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएसएम। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
अभी हमने जनरल फॉर्म देखा, ठीक है, या गवर्निंग इक्वेशन जो होता है वो देखा, उससे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला, स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हम निकालेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, बोलो, 0। और ये जो ए है ना, ए कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, होता है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। सो यहाँ से लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एस एच एम, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और अगेन ओमेगा क्या है यहाँ पे, रूट ओवर ओमेगा वैल्यू कितनी है, M, sir, K by M, root over K रूट by ओवर के बाई एम, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से अब हमें काम क्या करना होता है कि किसी टाइम टी पे तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी टाइम टी पे, जैसे मीन पोजीशन पे पहले पार्टिकल था, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे रखा हुआ था, तुमने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद कुछ छोड़ दिया, फिर टाइम टी बाद तुमको चाहिए कि ये कितना से डिस्प्लेस हुआ है, या तो इस साइड या फिर इस साइड। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के कुछ देर बाद तुमने आए देखने के लिए कि कितना कहाँ पे वो बैठा हुआ है, जो भी बॉडी है वो कहाँ पे है, तो वो कैसे पता करेंगे, वही गवर्निंग इक्वेशन से। गवर्निंग इक्वेशन जो है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट गवर्निंग इक्वेशन था डिफरेंशियल फॉर्म वाला, ठीक है, अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जो भी डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से आएगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आएगा, उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वही जो इक्वेशन है वो देगा एक्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी undergoing SHM as a function of time. Displacement of body undergoing SHM as a function of time. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो हम मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से। ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन जिसके अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वहां से कितना दूर डिस्प्लेस हुआ है टाइम टी में, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन जो गवर्निंग इक्वेशन है, मैंने शुरू में ही बोला, जो भी गवर्निंग इक्वेशन है या जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी से सब कुछ आता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने चेंज करा था फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमारे पास क्या वी है, वी हैव डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है।
देखो इस इक्वेशन में तुमको दिख रहा है कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। ये जो भी इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म में है। तो अगर डिफरेंशिएशन को रिवर्स करोगे, रिवर्स कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। जैसे हो सकता है ये उल्टा होगा, इस तरीके कुछ फंक्शन होगा, x इज इक्वल टू 5t प्लस 2t स्क्वायर एंड समथिंग कुछ होगा। इसको हमने दो एक बार डिफ्रेंशिएट किया, dt बाई डी एक्स, सॉरी dt बाई डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से आएगा 5 प्लस 4t, और एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और इसी को ऐसे उल्टा करके लिख दिए 4t, उल्टा करके लिखे डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, और इधर आया -4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इस फॉर्म में ये लिखा होगा। तो हमें क्या करना है ना, इसको उल्टा कन्वर्ट करना है ताकि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिखने लगे। तो इसको क्या करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करोगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो इसमें बस इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, बस लिख दो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन we get x is equal to a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, x is equal to a sin ओमेगा t प्लस 5। जब इसको इंटीग्रेट करोगे, एक बार इंटीग्रेट करोगे dx बाई डी टी आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे dx बाई डी टी को, तब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये जो x है ना, ये किसका फंक्शन आ रहा है, टाइम का। इसको वेरी करोगे x की वैल्यू, ये a क्या होता है, a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और फाई क्या है, इनिशियल फेज होता है। ठीक है ना, इनिशियली अगर पहले से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा मीन पोजीशन से, उसके चलते फाई आता है। तो जब भी एसएचएम की इक्वेशन की बात करोगे ना, जब भी कोई बोलेगा कि एसएचएम हो रहा है हमारे पास, तो सबसे पहले दिमाग में ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। गवर्निंग इक्वेशन जो था वो तो है कि गवर्निंग इक्वेशन था, वो बेसिक से आया था कि एसएचएम हम उसी मोशन को बोलेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, फिर उसको एक्सटेंड करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद अगर कोई भी एसएचएम की बात करता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ये वाला इक्वेशन आना चाहिए कि एसएचएम जो होगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, हार्मोनिक का मतलब ये होता है साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है या कोसाइन का फंक्शन है, तो वैसे डिस्प्लेसमेंट को हम हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी किसका इक्वेशन है, एसएचएम का इक्वेशन है। तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन होगा तो क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में या कोसाइन के फॉर्म में, वो सारे इक्वेशन किसके किसके होते हैं, एसएचएम के होते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन वो पूरा पिछला वाला था जिसमें ए और ओमेगा को रिप्रेजेंट करे थे हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ए है, ये क्या है, ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, फाई जो है यह इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। लिखना एम्पलीट्यूड में लिखो, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is maximum displacement, it is maximum displacement of a particle
It is maximum displacement of a particle undergoing oscillation. Maximum displacement of a particle undergoing oscillation from mean position. From mean position. मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, कोई भी पार्टिकल अगर ओसिलेशन कर रहा है या फिर एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे अगर ये एक ब्लॉक था, मीन पोजीशन पे रखा हुआ था, इसको धक्का दोगे तो इधर को मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो होगा क्या कि तुमने इधर वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ऐसे आगे आगे जाएगा, ये वेलोसिटी घटेगा और ये फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंक्रीज होगा तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे ये वेलोसिटी जीरो हो जाए, और ये वेलोसिटी जैसे ही जीरो हो जाएगा ना तो ये बॉडी अब आगे मूव नहीं करेगा, किधर मूव करेगा? पीछे की तरफ मूव करेगा। तो मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे पार्टिकल जाके रुका फिर रिटर्न आया, इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है किसी स्ट्रेट लाइन पे एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम में जाएगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? ए। पीछे आएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे, उसके जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा माइनस ए। अभी इक्वेशन से भी समझ लेंगे कैसे हो रहा है। समझो, देखो ये जो इक्वेशन है ना जो बता रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। इसमें क्या होगा? ये टर्म पूरा वेरी करेगा, जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो टर्म है ये क्या होगा? वेरी करेगा, क्योंकि इसमें टी रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे 1 सेकेंड रखोगे तो वो ओमेगा, 2 रखोगे तो 2 ओमेगा प्लस 5, 3 रखोगे 3 ओमेगा प्लस 5। मतलब ये जो है, ये जो आर्गुमेंट है या जो फेज है ये चेंज हो रहा, तो अगर ये फेज चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अरे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। हाँ देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब ये वाला पूरा टर्म मैक्सिमम होगा ना तो x की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और a मैक्सिमम, x मैक्सिमम कितने के बराबर है? a के बराबर है। इसलिए बोला था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड। मैथ में ट्रिगो नहीं पढ़े हो भी? तुम लोग मैथ के स्टूडेंट हो? मैथ के स्टूडेंट हो? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए हो? अरे स्टार्ट करते ही ट्रिगो स्टार्ट किस चैप्टर से स्टार्ट करे हो? पहले से? अभी कौन से चैप्टर पे हो? 11th खत्म हुआ है? अरे मतलब ट्रिगो कब पढ़ने वाले हो? 12 पास आउट होने के बाद? अरे बेसिक चीज है, साइन की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तुम मैथ पढ़ते हो या बायोलॉजी? नहीं पढ़ते हो? चलो कम से कम तुमको पता तो था थोड़ा सा। कोई नहीं। हाँ तो जो मैक्सिमम वैल्यू था वो, जैसे जो रेंज होता है ना साइन का, ग्राफ अगर प्लॉट करो, इधर ग्राफ भी प्लॉट कर लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखना। ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर एसएचएम होगा, ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट लिखना है। पहले इसका एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेंगे। इफ
फाई इज इक्वल टू 0। फाई 0 कहने का मतलब इनिशियल फेज 0। इसका भी मतलब समझाएंगे कि ये क्या है। इनिशियल फेज 0 या इनिशियल फेज कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखने का मतलब क्या है उसको समझ लेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। जैसे ही फाई 0 हो जाएगा ना, जो हमारा इक्वेशन था एसएचएम का, वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। जो भी इक्वेशन होगा एसएचएम का कितना होगा, ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने फाई को 0 कर दिया। फाई 0 करने का मतलब इनिशियल जो फेज आ रहा था उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखेगा। और ये एक्चुअली में है क्या, ये है y इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका इक्वेशन है, जैसे पढ़ते हो ना, साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करो, कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ पढ़े हो, सर हाँ सर। ग्राफ पढ़े हो ना कम से कम, हाँ तब ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो थीटा है ना, थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, ओमेगा टी से, और y को किससे रिप्लेस कर दिया, x। ठीक, अब समझो क्या हो रहा है कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ इसका जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। वर्टिकल एक्सिस पे x है, हॉरिजॉन्टल पे t है। वर्टिकल पे क्या है, x, हॉरिजॉन्टल पे t। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। पहली बार देख रहे हो, देखे थे ना पहले कभी, हाँ फिर ठीक है। साइन का ग्राफ ये है, सबसे ऊपर कितना गया होगा a, सबसे नीचे कितना गया होगा माइनस। -1। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इसी के बीच में वेरी करेगा, 1 और -1 के बीच में। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना, केस 1 ऐसा क्यों लिखा हुआ है। फाई की वैल्यू कितना मैंने लिया, 0। फाई की वैल्यू कितना लिया, 0 लिया है। मतलब x इक्वल्स टू ये t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही t की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पूरा टर्म 0 मतलब साइन 0। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 -1। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। तो साइन 0 अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे, इधर t है, इधर टाइम है, तो इधर अगर t है, t की वैल्यू 0 रख रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टाइम अगर यहाँ 0 पुट करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। मतलब पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट पे। मीन पोजीशन है ही नहीं है। अरे मीन। अरे एक्स मेजर कहाँ से करते हैं, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से एक्स मेजर कर रहे हो और एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है, मीन पे बैठा हुआ है। मतलब ये फाई 0 कहने का मतलब है ना, इनिशियल फेज 0 कहने का मतलब है कि जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मीन पोजीशन से। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे हम अपना ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन समझते हो ना, जैसे कोई भी सिस्टम है मोशन में है, उसमें तुमको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे रीडिंग स्टार्ट होता है। तो उस इंस्टेंट पे जब तुमने देखा तो पार्टिकल कहाँ था, मीन पोजीशन पे था, तो उसके आगे से तुम रीडिंग लोगे, टाइम से पीछे जाके नहीं ले सकते हो ना। जब हमने देखा तो पार्टिकल कहाँ था, मीन पोजीशन पे था। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करा, केस 1 है, फाई 0, ग्राफ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस है, इफ अरे ये सब चीज पढ़ लो यार थोड़ा सा, बेसिक मैथ में मैंने भी पढ़ाया था। बेसिक मैथ तुम पढ़े ही नहीं हो, पढ़े हो, अरे तो फिर cos 0 साइन 0 -1 बता रहे हो, क्या चाहते हो। चलो, इसमें क्या, इफ फाई इज नॉट इक्वल टू 0, फाई अगर 0 नहीं है, मतलब इनिशियल फेज 0 नहीं है। इनिशियल फेज 0 नहीं है। इसमें थोड़ा सा नोट लिख सकते हो। नोट में क्या है, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब जब तुमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे है, फिर आगे का तुम रीडिंग ले रहे हो, ग्राफ इस तरीके का आएगा। आप समझते हैं, अगर फाई 0 नहीं है, फाई अगर 0 नहीं है
तो जो इक्वेशन होगा x वो होगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव टर्म दिखेगा। और फाइव को मैंने क्या बोला था, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज है। देखो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये मीन है, इधर एम्पलीट्यूड ए, इधर एम्पलीट्यूड माइनस है। अब समझ लो, पहले समझ लो इधर फिर लिखना। देखो हो क्या रहा है ना कि जब हमने इस पे एक, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पार्टिकल ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। अब उस टू एंड फ्रो मोशन को ऑब्जर्व करना है तुम्हें। अब ऑब्जर्व करने टाइम ना हमने थोड़ा सा डिले कर दिया, डिले कर दिया, पार्टिकल कहाँ दिखा, यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया तो पहले से ही पार्टिकल कहाँ है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है। आ रही बात समझ में। अब ये जो पार्टिकल है ना, t इक्वल्स टू जीरो पे, इसको x मत लिखो, इसको कोई कोई और वैल्यू लिख दो, जैसे b। तो t इक्वल्स टू जीरो पे जब तुमने ऑब्जर्वेशन किया तो पार्टिकल कहाँ है, b पे है। यहां से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है। अरे बात समझ में। इस पॉइंट से तुमने उसको देखना शुरू करा। जरूरी नहीं है कि इधर ही होगा, इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। मे बी इस पॉइंट पे भी हो सकता है कि जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो पार्टिकल कहां पहुंचा था पहले से, यहां से। तो तुम्हारे लिए t इक्वल्स टू जीरो क्या है, t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ है। तो अगर t इक्वल्स टू जीरो पे तुमने पार्टिकल को मीन पोजीशन पे नहीं देखा तो जो इक्वेशन आता है इस इक्वेशन से यूज कर, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, देखो t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो जैसे ही पुट करोगे, x इक्वल्स टू ये जीरो पुट करोगे, ये हो जाएगा a साइन फाइव। समझना, ध्यान ध्यान दे लो कि थोड़ा सा, जैसे ही t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ t पुट करोगे, t जीरो पुट करोगे तो दिखेगा क्या, a साइन फाइव। a कांस्टेंट है, साइन फाइव भी कांस्टेंट है, ये b के बराबर है। तो b अगर यहां से देखोगे तो साइन फाइव कितना आ जाएगा, b बाई ए। और b देखो ये वैल्यू a से कम है, तो b बाई ए वन से कम है, तो यहां से फाइव निकालोगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स b बाई ए। आ रही बात समझ में। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल आ क्यों रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इनिशियली जब तुमने देखना स्टार्ट किया तो पार्टिकल मीन पोजीशन से पहले ही डिस्प्लेस हो चुका था। तो जब पहले से डिस्प्लेस हो गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को फाइव बोलते हैं, फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज। ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के चलते आता है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितने का था, बी का। तो ए साइन टी इक्वल्स टू जीरो पे ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, बचेगा फाइव, तो इसलिए फाइव की वैल्यू इतनी होगी। तो अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज होगा। ग्राफ जो पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ये एक्स ये टी, तो जो ग्राफ पहले हम यहां से स्टार्ट कर रहे थे ना, टी इक्वल्स टू जीरो से इस तरीके का, वो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि टी इक्वल्स टू जीरो पे अब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी है, बी के बराबर है, यानी ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, एक्स सॉरी टी इक्वल्स टू जीरो पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो यहां से ग्राफ शुरू नहीं करेंगे। ग्राफ कहां से शुरू करेंगे, बी से ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे से भी शुरू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फाइव, यानी तुमने कहा देखा उसके कोरोस्पॉन्डिंग। तो अब जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके का आएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड या फिर एम्पलीट्यूड ये सारी चीजें चेंज नहीं होती है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगा। बस जो तुमने ऑब्जर्व करा, करना स्टार्ट किया, उसके कोरोस्पॉन्डिंग लेंगे सब कुछ, ठीक है। ऐसे ये साइन का ही ग्राफ है, लेकिन t इक्वल्स टू जीरो पे ये वैल्यू है कुछ, इसकी वैल्यू कितनी है, b। ग्राफ प्लॉट कर लो, ये इसके लिए a साइन ओमेगा t प्लस फाइव के लिए, बाकी सब चीज सेम रहता है। जो टाइम पीरियड निकालेंगे वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालेंगे, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड कैपिटल टी है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में।